हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? तो बच्चों आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखा था, जो कि हमारी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, कुछ फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है, कब कैसा फॉर्मूला आता है, उन सब की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम लोगों ने कल एनालाइज किया है। आज का लेक्चर बड़ा बेसिक सा लेक्चर रहने वाला है और कुछ ऐसा लेक्चर जिसको हम बोलते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बच्चे गलत आंसर देते हैं। बट आज के लेक्चर के बाद हम लोग उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हुए कभी भी अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। चलिए बच्चों, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब मुझे एक बात बताइए, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल बेसिक, जो ओम्स ने बोला था। तो सर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो V/I होता है। चलिए ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं V को इंक्रीज करता हूँ, इफ़ आई इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, तो क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस पर? सोचो सोचो। यस, सब ने आंसर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले को देख के तो हमें यही लग रहा है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो बेसिकली रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये गलत आंसर है बच्चों। हमेशा याद रखना, परसों के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टेंस बेसिकली केवल और केवल 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है: मटेरियल, डायमेंशंस, इनफ्लो ऑफ करंट। क्या मैंने उसमें V और I कहीं पर नाम लिया था? नहीं सर। तो रियलिटी में बच्चा है ना, इस वाले फॉर्मूले को देख के थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ जाता है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ध्यान रखना बच्चों, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हाँ, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ओम्स ने ये भी तो बोला है। तो अगर मैं V को बढ़ाऊंगा तो बेसिकली साथ के साथ I भी तो बढ़ेगा, यानी V/I का रेशियो विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यानी जैसे कि मेरे पास मान लो कि पहला रेशियो ये था 1/2, V की वैल्यू 1 और I की वैल्यू 2। ठीक है बच्चों। फिर मैंने वोल्टेज को 2 कर दिया। अगर मैंने वोल्टेज को डबल कर दिया बच्चों, तो करंट भी तो डबल फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 2/4। तो अभी भी रेशियो देखो बच्चों 1/2 है। यानी ऑन इंक्रीजिंग आई या ऑन डिक्रीजिंग आई या ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज, ऑन डिक्रीजिंग वोल्टेज, बेसिकली मेरा रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ध्यान रखना बच्चों। चलिए सर, ये तो हम लोगों का कॉन्सेप्चुअल पार्ट था जो हम लोगों को अब याद रखना है। दूसरी चीज़ बच्चों, अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या याद रखना है वो देखते हैं। देखिए, हमने बोला मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है बच्चों, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है बच्चों, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। चलिए, अब कोई मेरे से पूछे, इसकी रेजिस्टिविटी रो दे दी हमने, कोई मेरे से पूछे कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस तो बहुत ईजी है सर, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो L बाई ए। चलिए, अब बच्चों हमसे बोला गया, हमने ना इसमें सेम एक और कंडक्टर लगाया, सेम कंडक्टर, उसकी लेंथ भी L है, रेजिस्टिविटी रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। तो अब जो ये नया कंडक्टर बना है, ये वाला नया कंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो सर इसका रेजिस्टेंस जो पहले वाला रेजिस्टेंस था उसका R1 और दूसरे वाला रेजिस्टेंस है R2, तो दोनों का नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो R न्यू, अगर मैं बात करूं तो R न्यू कितना हो गया बच्चों? रो तो रो रहेगा क्योंकि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। अब लेंथ कितनी हो गई बच्चों? L + L, यानी 2L डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी मैं लिख सकता हूँ R न्यू जो नया रेजिस्टेंस आया वो ट्वाइस हो गया पहले वाले रेजिस्टेंस के। चलिए ठीक है, अभी हमने क्या किया, एक कंडक्टर में सेम दूसरा कंडक्टर उठाया और प्लग इन कर दिया, तो बेसिकली मैंने लेंथ बढ़ा दी, सेम मटेरियल। अब अलग मटेरियल ले लूँ तो सर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, अलग मटेरियल लेके चलते हैं बच्चों। ये हमारे पास एक मटेरियल है जिसकी लेंथ L1 मान लेते हैं बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मान लेते हैं बच्चों, और रेजिस्टिविटी रो 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने एक और कंडक्टर ऐड कर दिया बच्चों, ये वाला, इसकी लेंथ मैंने L2 मान ली बच्चों, रेजिस्टिविटी रो 2 मान ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 मान लिया। अब भी देखो करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है, यानी जो करंट इसमें से जाएगा वही करंट इसमें से निकल के जा रहा है। तो अब रेजिस्टेंस कितना हो गया? तो इसका R1 इसका R2 दोनों को निकालो बच्चों, ऐड कर दो, जो भी आएगा वो नेट रेजिस्टेंस आ गया। तो R1 + R2, अब R1 देखो कितना हो गया बच्चों, R1 की वैल्यू देखिए जल्दी, R1 इज रो 1 L1 बाई A1, और R2 कितना हो जाएगा बच्चों, रो 2 L2 बाई A2, सिंपली। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि हमारे पास है ना बच्चों, यही कंडक्टर है,
लेंथ L है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, रेजिस्टिविटी रो है। अब इसी कंडक्टर को मैंने स्ट्रेच किया, पीट के मैंने इतना बड़ा कर दिया कि इसकी लेंथ डबल हो गई इसकी इनिशियल लेंथ की। सुनना, पहले वाले केस में देखो, इस वाले केस में हमने क्या किया, हमने एक और नया कंडक्टर ऐड किया, एक कंडक्टर के पीछे एक कंडक्टर लगा के उसको लेंथ को बड़ा किया। अब क्या कह रहे हैं, एक कंडक्टर है, अब हमने इसको इतना पीटा, पीट के इसकी लेंथ को डबल कर दिया। बेसिकली इट्स स्ट्रेचिंग दी वायर। अब वायर स्ट्रेच करने से रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले भी देखो, ध्यान से देखिए, पहले भी लेंथ हमने डबल की थी तो रेजिस्टेंस 2 टाइम बढ़ गया। क्या अब इस केस में भी रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, विल चेक इट आउट। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों कि अब मैंने इसी को खींचा। अब देखना बच्चों, अगर इसको मैं खींचूंगा तो ऑब्वियसली इसका डायमीटर कम होता चला जाएगा, लेंथ बढ़ती चली जाएगी। और ये पॉइजन रेशियो में हमने पढ़ा भी है कि अगर आप एक कंडक्टर को खींचते हो तो उसका डायमीटर कम होता चला जाएगा और उसकी लेंथ इंक्रीज होती चली जाती है। याद है डेल्टा एल बाई डेल्टा एल, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा डी बाई डी, याद है ना। आ जाओ, तो अब हमने क्या देखा बच्चों कि ऑन स्ट्रेचिंग, अगर मैं बात करूं ऑन स्ट्रेचिंग, अब ये कंडक्टर कुछ ऐसा हो गया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो गई, लेंथ भी चेंज हो गई। तो एरिया ए डैश मान ली बच्चों, लेंथ एल डैश मान ली। क्या चीज़ चेंज नहीं हुई सर, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुई। ध्यान रखना बच्चों, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुई। तो अब इसका रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस देखो, आर इनिशियल कितना हो गया बच्चों, रो एल बाई ए। डायरेक्शन ऑफ करंट यही है बच्चों, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट यही मान के चलेंगे, इसमें ये मान के चले। चलो, तो आर फाइनल कितना हो गया बच्चों, आर फाइनल हो गया सर रो एल डैश बाई ए डैश। अच्छा, ये क्वेश्चन में गिवन है कि एल डैश है ट्वाइस ऑफ एल। अब हमें तो ए डैश पता लग जाए, हमारा काम हो जाए। अब याद करो बच्चों, यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले वो यूज़ करने वाले कि वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। अब वॉल्यूम कैसे, देखिए मैं सिंपल से एक बात बोलूँ कि मान लो मेरे पास ये एक कंटेनर है बच्चों, इस कंटेनर में मान लो 1 गिलास पानी आता था। अब मैंने इस कंटेनर को कैसे भी इसको मेल्ट किया या कोई भी इसकी शेप चेंज करी, कॉन्सेप्ट यूज़ करो, आपके टर्म्स एंड कंडीशन, मास विल रिमेन कांस्टेंट, देयर शुड बी नो लॉस ऑफ मास। मैंने इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया और ये पतला हो गया। अब बताओ पानी कितना आएगा सर, अभी भी पानी तो 1 ही गिलास आएगा, यानी वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। तो जो वॉल्यूम इस वाले कंडक्टर की थी, कंडक्टर नंबर 1 की, वही वॉल्यूम इसकी रहने वाली है कंडक्टर नंबर 2 की। तो मैं लिख सकता हूँ इनिशियल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम। चलो, अब वॉल्यूम बताओ, एरिया इंटू लेंथ। दूसरे की बताओ बच्चों, ए डैश इंटू एल डैश। एल डैश की वैल्यू तो हमें पता है, तो ए एल कितना आ गया बच्चों, ए डैश इंटू ट्वाइस ऑफ एल। एल एल विल कैंसिल आउट, तो ए डैश की वैल्यू आ गई बच्चों ए बाई 2। बस बच्चों, अब यहाँ पे ए डैश की वैल्यू रखो, आर फाइनल निकालो। तो आर फाइनल देखिए बच्चों कितना आ गया, आर फाइनल इज रो इंटू एल डैश की वैल्यू 2L है बच्चों, ए डैश की वैल्यू ए बाई 2 है। तो आर फाइनल कितना आ गया बच्चों, आर फाइनल इज 4 टाइम्स ऑफ रो एल बाई ए। अब ये रो एल बाई ए क्या है बच्चों, रो एल बाई ए इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी आपको जो रिजल्ट याद रखना है वो क्या याद रखना है बच्चों कि आर फाइनल इज एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर इनिशियल। यानी अगर मैं किसी भी कंडक्टर को स्ट्रेच करता हूँ, कितने टाइम्स किया, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो जो रेजिस्टेंस होगा ना वो उसके स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होगा। ट्वाइस किया तो 4 टाइम्स, 3 किया तो 9 टाइम्स, है ना, डबल मत करना, स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होता चला जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों कि जो ये रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस बेसिकली टेम्परेचर पे इसका क्या वेरिएशन आता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर या ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर आपके पास जो रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। अब याद करो बच्चों, हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर में 2 केसेस के बारे में। एक हम बात करेंगे कंडक्टर्स के बारे में और एक हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। याद करो, इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको बताया था कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स आपकी इलेक्ट्रॉन्स होती है। सेमीकंडक्टर्स में सम आर बाउंडेड एंड सम आर फ्री, और इंसुलेटर में तो ऑल आर मतलब टाइटली बाउंडेड। तो इंसुलेटर की बात करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं हमारे लिए। तो हम बात करेंगे कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो देखिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है ml बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ml बाई
एन स्क्वायर टाउ इंटू ए। अब ध्यान से रखना बच्चों, एल और ए ये तो डायमेंशन है आपके पास कंडक्टर की, दीज आर द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, है ना। अब डायमेंशन ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या है बच्चों, मान लो मैंने ये टेम्परेचर रखा, ये एक कंडक्टर है मेरे पास बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया, तो ना तो इसका लेंथ चेंज होने वाला है, ना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने वाला है। ऐसा नहीं कि हमें मेल्ट ही कर देना, मेल्ट ही कर दिया तो हमारा वो डिवाइस तो बेकार हो गया, है ना। तो हमें इसकी डायमेंशन में कोई वेरिएशन नहीं लेके आना। दूसरी चीज़ ये देखो बच्चों, ई और एम, ई और एम क्या है बच्चों, ई चार्ज है, एम मास है। भाई चार्ज है तो उसका चार्ज सेम रहने वाला है, मास भी सेम रहने वाला है, तो ई और एम भी सेम रहने वाला है। अब जो फैक्टर्स बचे वो कौन कौन बचे, एक बचा बच्चों हमारे पास एन और एक बचा हमारे पास टाउ। अब एन क्या है बच्चों, एन अभी अभी कल वाले लेक्चर में हमने पहला क्वेश्चन देखा था और उसमें देखा था कि कॉपर में जो कंडक्टिविटी एन की वैल्यू आती है दैट इज 10⁻28 पर मीटर क्यूब में इतने सारे नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सोचो ये जो नंबर है ये बहुत छोटा नंबर है क्या, नहीं सर ये तो बहुत एक्सेस में है। तो कंडक्टर्स को इसीलिए तो जाना जाता है कि उसमें फ्री चार्ज कैरियर, एक्सेस में फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये जो है ना, ये एन और ये टाउ, रियलिटी में कंडक्टर्स की बात करें या हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, हम इन दो पैरामीटर्स पे बात करने वाले। बट याद करो बच्चों, एन तो इन केस ऑफ कंडक्टर एन तो बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में, तो उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो भी जाएगा। देखना 10⁻28 है बच्चों, इसमें 2 4 5 का एड ऑन होना या सब्ट्रैक्शन होना, इस पे एन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस पे जो मेजर रोल इफेक्ट में आएगा, जो डोमिनेंट फैक्टर रोल में आने वाला, दैट इज टाउ। अब टाउ क्या होता है याद करो, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, और ऑन इंक्रीजिंग द रिलैक्सेशन टाइम कोलिजन जल्दी होने लगे थे। एक चीज़ और बता दूं, जितना जल्दी कोलिजन होंगे ना उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा बच्चों। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस में हीट का लॉस होता है वो कोलिजन में ही होता है। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा हीट लॉस होने वाला है, बेसिकली एनर्जी का लॉस होता है। तो हमने देखा कि कंडक्टर्स के केस में बात करें बच्चे हम लोग, कंडक्टर्स के केस में, तो कंडक्टर्स के केस में हमने क्या देखा बच्चों कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते आर एन में, एन बेसिकली चार्ज डेंसिटी में ये सेम रहने वाली है और इस पे रिलैक्सेशन टाइम का फ़र्क पड़ने वाला है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बच्चों, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है तो देखिए बच्चों आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू रिलैक्सेशन टाइम, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू रिलैक्सेशन टाइम। ये डिक्रीज हुआ तो बच्चों आर इंक्रीज हुआ, यानी मैं कह सकता हूँ कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। बेसिकली इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। और याद करो कल के लेक्चर में देखा था रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/σ, यानी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो जो कंडक्टर्स अच्छी कंडक्टिविटी कर रहे होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। रीज़न भी समझ में आता है, सर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा यानी जल्दी कोलिजन होंगे, और जल्दी कोलिजन होंगे तो उतना ही ज़्यादा अपोजिशन मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। अब सेमीकंडक्टर क्या रोल में आता है बच्चों, सोचो। तो सेमीकंडक्टर में याद करो, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना बच्चों, हमने बोला सम चार्जेस आर फ्री एंड सम आर बाउंडेड चार्जेस। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड रप्चर टूट जाती है। अब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होंगे बच्चों, जो फ्री चार्ज कैरियर्स है वो एक्सपोनेंशियली बहुत लार्ज अमाउंट में बढ़ती है, बहुत लार्ज अमाउंट में। तो यहाँ पर देखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो एन का फैक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन टाउ तो अभी भी डिक्रीज होता है। तो कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर एक क्वांटिटी, देखो दोनों ही क्वांटिटी नीचे है डिनोमिनेटर में, दोनों ही डिनोमिनेटर में है, तो एक इंक्रीज हो रही है एक डिक्रीज हो रही है, तो नेट सेम है, नेट विल रिमेन सेम। नहीं बच्चों, ये जो एन होता है ना, एन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ऐसे समझ के चलो एक एग्जांपल के साथ, मान लो
टेम्परेचर बढ़ाने से पहले मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया कोवेलेंट बॉन्ड टूटे और ये एकदम से 10,000 हो गए। तो 10 से 10,000 इट्स अ वेरी 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 लार्ज नंबर। तो जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं ना वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हैं। अब इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ना बच्चों वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स भी होते हैं। होल्स बेसिकली क्या है, वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बात करते हैं। तो बेसिकली इसमें मेजॉरिटी में एक्सपोनेंशियली चार्ज बढ़ जाती है। तो जो इसमें डोमिनेट करने वाला है ना बच्चों, इसमें जो डोमिनेट करने वाला है दैट इज एन का फैक्टर डोमिनेंट, ज़्यादा डोमिनेंट एन का फैक्टर करने वाला है। तो देखिए अब टेम्परेचर को इंक्रीज करा है बच्चों, एन इंक्रीज हुआ, एन इंक्रीज हुआ तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है बच्चों। तो आर डिक्रीज होगा। बेसिकली जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो जो आपके पास सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी भी कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। जल्दी बताइए बच्चों, ये दोनों पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी इन केस ऑफ कंडक्टर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। अब अगर ये समझ में आ गई तो बच्चों ये दो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बेसिकली एक हमें ग्राफ गिवन है, आई और वी का ग्राफ गिवन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब बच्चों ग्राफ के बारे में जब भी हम एनालाइज करेंगे तो ध्यान से देखो, ग्राफ हमें दो चीज़ें देता है बच्चों, एक स्लोप और एक एरिया। याद है 11th, वेरी गुड। एक स्लोप और एक एरिया। अब स्लोप क्या होता है बच्चों, देखिए आई और वी का ग्राफ है बच्चों, आई और वी का ग्राफ है तो आई बाई वी देखो क्या होता है, हमें तो एक चीज़ पता है सर, v इक्वल टू आई आर होता है। हाँ तो v इक्वल टू आई आर लिखो ना, तो आई बाई वी क्या हो जाएगा बच्चों, आई बाई वी हो जाएगा 1/r, यानी जो स्लोप है हमारे पास आई बाई वी का वो 1/r देता है, 1/r। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया कि वी आई ग्राफ फॉर अ मेटेलिक वायर है, बेसिकली कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे है बच्चों, T1 एंड T2, विच ऑफ द 2 टेम्परेचर T1 एंड T2 इज हायर एंड वाई। तो अभी अभी देखा है मेटेलिक वायर है, पहली बात तो ये देखो दिस इज मेटेलिक वायर, और मेटेलिक वायर बेसिकली कंडक्टर, और कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी इन केस ऑफ कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बच्चों। अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बच्चों उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये आई और वी का ग्राफ है बच्चों। ना देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी एंड आई का ग्राफ। देखिए अगर मैं यहाँ पे वी और आई का ग्राफ बनाऊँ, आराम से सुनना बच्चों, वी और आई का ग्राफ, ये मेरे पास ए मटेरियल, ये मेरे पास बी मटेरियल, ये मेरे पास सी मटेरियल और ये मेरे पास डी मटेरियल। तो खुद सोच के बताओ इस वाले ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2 में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो सर जिसका स्लोप ज़्यादा है ना, जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी इस केस में तो आर ए इज़ ग्रेटर देन आर बी। लेकिन बच्चों क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है वो वी बाई आई आर है बच्चों, और यहाँ पे जो स्लोप है वो 1/r है, यहाँ पे जो स्लोप है वो 1/r है, यानी यहाँ पे जिसका स्लोप छोटा रहेगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बच्चों। ये स्लोप है बेसिकली, ठीक है ना। तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और स्लोप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा से। तो ये एंगल चेक करते हैं ना अपन थीटा, और tan थीटा बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीजेस tan थीटा की वैल्यू इंक्रीजेस। तो बस सिंपल सी बात है, इस केस में ये देखना 1/r, जिसका छोटा है एंगल उसका रेजिस्टेंस बड़ा है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल मेरा छोटा एंगल है, बेसिकली इसमें T2 का टेम्परेचर इज़ हाइयर देन T1 का टेम्परेचर। जल्दी बताइए बच्चों, ये समझ में आया। बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। बस क्या याद रखना है कि जो इससे पहले वाले पेज में हमने देखा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केस ऑफ कंडक्टर्स। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द वोल्टेज करंट वेरिएशन ऑफ 2 मेटेलिक वायर, अगेन मेटेलिक वायर गिवन है बच्चों, एक्स एंड वाई एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया बच्चों, ठीक है। इज शोन इन फिगर एज्यूमिंग दैट वायर हैव द सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर। जो भी दोनों वायर है उनका टेम्परेचर सेम है, लेंथ सेम है और डायमीटर सेम है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। एक्सप्लेन विच ऑफ द वायर हैज़ अ लार्जर रेजिस्टिविटी। किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी बच्चों एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए अब ध्यान से, आई और वी का ग्राफ है बच्चों, आई और वी का ग्राफ है। अब रेजिस्टिविटी देखिए, रेजिस्टिविटी क्या होती है भाई, रेजिस्टिविटी हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई
ठीक है ना बच्चों। और v की वैल्यू देखिए, v की वैल्यू क्या है बच्चों, i इंटू आर, v की वैल्यू i इंटू आर है बच्चों। अब यहाँ से 1/r की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1/r की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों i/v। r की वैल्यू को रखो बच्चों, r की वैल्यू को रखो 1/ρ L A, दिस इज इक्वल टू i/v। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, एरिया और L कांस्टेंट है बच्चों। ये तो क्वेश्चन में बोला गया है कि लेंथ और एरिया डायमीटर बेसिकली सेम है, तो मैं कह सकता हूँ i/v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ। और i/v क्या है, स्लोप बच्चों, i/v क्या है बच्चों, स्लोप, i/v ही क्या है, स्लोप है बच्चों। तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x ऊपर है y नीचे है, तो ये हमारे पास ग्राफ है बच्चों, ये हमारे पास ग्राफ है, x है और y है। तो देखिए बच्चों स्लोप किसका ज़्यादा है, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, क्योंकि स्लोप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। तो ये एंगल ज़्यादा है और ये एंगल कम है। तो θ1, θ2, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, बेसिकली m1 इज ग्रेटर देन m2, तो बेसिकली ρ1 इज लेस देन ρ2, बस खत्म। तो बहुत बेसिक सा एनालाइज किया हम लोगों ने लेक्चर को, बट ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगेन लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले ऑन इंक्रीजिंग वी आर पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या अभी भी बोला इंक्रीज होगा, नहीं, नो इफेक्ट। वी इंक्रीज करेंगे तो आई इंक्रीज करेंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ।